कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और हम लोगों ने फिर पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखे थे। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ चार्जेस हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट 2.5.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हम लोग ये वाला पार्ट देखने जा रहे हैं और इसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल जैसे हमने अलग अलग बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था, हम लोग ने कैलकुलेट किया, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे थे हम लोगों ने। सिमिलर मैनर में हमको भी यही करना है यहाँ पर भी। इसके डेरिवेशंस हमको नहीं स्टडी करने हैं। जैसे कि एक लाइन चार्ज, एक लाइन चार्ज और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है मान लो, और इस पे टोटल चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है और उससे कुछ एक दूरी पर पॉइंट P करके है एट डिस्टेंस स्मॉल r, और इस लाइन चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो मुझे पता लगाना है। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l, है ना। ये इस तरह से रहेगा। और इन द केस अगर सपोज कर लो कि आपका l जो है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होगा, ये फिर फाइनाइट कंडक्टर के लिए, नॉट इनफाइनाइट, फाइनाइट के लिए। और फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके लिए क्या आएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन लॉग ऑफ लैम्बडा आर, नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस सी। तो ये आपका एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आता है। खैर इसका यूज कुछ खास होता नहीं है, मतलब मैंने देखा नहीं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस याद रखो उसको। ओके बस। अब बाकी के इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। तो सर्कुलर चार्ज रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R है, एक पॉइंट P लिया एट डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, और पूरी तरह से ये चार्ज है, और आपसे कहा गया है कि आप पता लगाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो उसका फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। मान लो कुल मिला के चार्ज जो था वो प्लस Q था, Q। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि यहां से डिस्टेंस कितना आ रहा है, कितना डिस्टेंस है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के करेंगे ना अपन ये। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, हम लोग ये कह सकते हैं। और अगर सपोज करो कि यहां पर स्मॉल r इज वेरी मच, इफ स्मॉल r इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब ये यहां नजदीक कहीं है मगर ये बहुत दूर है, बहुत दूर है अगर इन द सेंस। तो इफ स्मॉल r इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो भैया उस सिचुएशन में ऑन द एक्सिस आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन सिर्फ स्मॉल r। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि फिर मैं कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर को अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ स्मॉल r स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि कैपिटल R स्क्वायर तो बहुत छोटा है ना उसके सामने। तो भाई इस सिचुएशन में इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ स्मॉल r स्क्वायर, और रूट होने की वजह से वो पावर क्या हो जाएगी, हट जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ r, इसीलिए ऐसा आ जाएगा। अच्छा अगर आप बोलेंगे ये सेंटर पे ला लो तो, है ना, अगर मान लो स्मॉल r इक्वल्स टू 0, उस सिचुएशन में क्या, तो भैया एट द सेंटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R।
रिमेंबर वन थिंग कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई थी, इफ यू रिमेंबर, है ना। यहां पर सेंटर ऑफ द रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो चुकी थी, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं हो रहा, नहीं तो उसका फॉर्मूला इधर डाल देंगे। ये याद रखना, कई लोग गड़बड़ करते हैं, उधर का फॉर्मूला इधर का डाल देते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। अब आया आपका रिंग को लेकर, सॉरी सिलेंडर को लेकर, चार्ज सिलेंडर। ये तो पूरा वायर जैसे ही खेल रहेगा पूरा इसका। ओके, दिस इज रेडियस कैपिटल आर, दिस इज पॉइंट पी स्मॉल आर। तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वही माइनस लैम्बडा, यहां लैम्बडा रह गया था ना, माइनस लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ आर प्लस सी। और अगर सपोज करो आप सरफेस पे, ये बाहर है, मतलब बाहर की बात चल रही है, और अगर मैं सरफेस पे बात करता हूं, माइनस लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन 0 नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल आर प्लस सी, ये हमारा सरफेस पे हो जाएगा फॉर्मूला। फिर बाद में आता है आपके चार्ज स्फीयर के लिए। अगर आप बोल रहे हैं कि सर ये अंदर घुसे बात, क्या अंदर के लिए क्या रहेगा, वही रहेगा जो सरफेस पे। हॉलो स्फीयर जो होते हैं, हॉलो कंडक्टर्स जो भी होते हैं, उसके अंदर जब आप घुसते हैं तो पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि आपका बाहर सरफेस पे था, है ना। बताता हूं मैं स्फीयर में, बताता हूं आपको क्यों ऐसा। तो जैसा अब अगर मैं बात कर रहा हूं स्फीयर की, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर चौथा चार्ज्ड स्फीयर। चार्ज स्फीयर में पहली कैटेगरी चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। सो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इमेजिन करो कि मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर ओ है, एक पॉइंट पी लिया एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर कितना रहेगा वहां पे, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तब के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। फिर अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट मैंने सरफेस पे लाके रख दिया, तो यानी स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो सरफेस पे लाके रख दिया तो क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। अच्छा ठीक है, अगर मैंने इसको मान लो अंदर ला लिया, तो कहीं तो भी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। अच्छा अगर मैं सेंटर में आ गया तो तब क्या रहेगा, तब भी आपका सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। बोले ऐसा कैसे सेम होगा, अंदर जाए तो 0 हो जाना चाहिए ना, ऐसा नहीं है बेटा। पोटेंशियल क्या होता, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कि आप इंफिनिटी से वहां ला के रख रहे हैं, तो उस प्रोसेस में क्या वर्क डन हुआ। पिछले क्लास में अपन ने वो डिराइव कर ही देखे थे, फॉर्मूला आया था अपने लिए। अच्छा ठीक है, इमेजिन करो, अब नंबर्स में खेलते हैं। मान लो बहुत दूर हूं मैं यहाँ पे, और वो चार्ज स्फीयर है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज पूरा पॉजिटिवली चार्ज। चलो उस फील के लिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और ये एक चार्ज है 1 कूलम का। कितने का, 1 कूलम का। ये इसकी फील्ड एंडिंग बाउंड्री है फील्ड की। यहाँ तो कुछ नहीं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं उसकी, तो मैं यहाँ पर मुझे कोई रिपल्शन फील होगा क्या, नहीं। मैं जैसे ही एंटर करता हूं, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगा के उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो उसको अपने आप नजदीक आने देगा क्या, वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो लगातार क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब मैं उसके करीब जाऊंगा तो मुझे रिपेल करेगा। देखो बेटा, मैं आ रहा हूं नजदीक, 1 जूल 2 जूल 3 जूल 4 जूल 5 जूल 6 जूल 7 जूल 8 जूल 9 जूल 10 जूल, है ना। आपको एनर्जी खर्च कर रहे हैं ना आप,
क्योंकि वो आपको क्या कर रहा, लगातार रिपेल कर रहा। तो आपको ये पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को उसके करीब ले जाने के लिए क्या करना पड़ रहा, वर्क करना पड़ रहा। उसमें आपकी एनर्जी खर्च हो रही। तो यहां तक 10 जूल हो चुकी थी, 11 जूल, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहां तक के लाके रखा मैंने उसको, और एनर्जी कितनी खर्च हो गई, 20 जूल। अब जैसे ही अंदर एंटर मारा, मुझे एक बात बता, जब मैंने अंदर एंटर मारा तो यहां कोई चार्ज है क्या उसके अंदर? तो कोई मुझे रिपेल करेगा क्या? नहीं ना। यहां तो ये सब खेल कहां चलता, बाहर इसके। तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहती है अंदर, तो फोर्स को लगाएगा क्या? नहीं। तो मैं आराम से लाके यहां रख दूंगा, कहीं पे भी, यहां लाके रखू, यहां पर रख दो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये पॉइंट पकड़ रहा हूं मैं लोगों यहां से लेकर इंफिनिटी से यहां पर लाके रखने में मेरी कितनी एनर्जी खर्च होगी, 20 जूल। यहां कितनी हुई थी, 20 जूल। यहां कितनी हो गई, यहां कितनी हो गई, सेंटर पे लाके रखने में 20 जूल। तो कितनी एनर्जी खर्च हुई, 20 जूल, है ना। वही तो बात हो रही ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि आप इंफिनिटी से लाके यहां रख रहे हो तो कितना वर्क कर रहे हो। तो आप अंदर अगर घुस गए एक बार तो भाई पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क आता नहीं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ग्राफ प्लॉट करना है यहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, कैपिटल आर, ब्लू पेन। तो नहीं, रेंज है में मेरे, रेंज है। तो अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस कैपिटल आर। तो मैं बोलूंगा देखो ये है सरफेस वाला पोटेंशियल। अगर आप बॉडी के अंदर घुस गए तो पोटेंशियल तो कैसा है, कांस्टेंट है। हाँ, बॉडी के बाहर जैसे जैसे बढ़ोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसीलिए वो ऐसा ग्राफ बनेगा। सेम सीन आपका हुआ था ग्रेविटेशन चैप्टर में भी, बस ये ग्राफ माइनस में आया था इसलिए नीचे बनाता हूं। याद होगा आपको, ऐसा जाके ऐसा आया था, है ना, ये ग्राफ। ठीक है, तो ये हुआ आपका चार्ज हॉलो स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में क्या खासियत होती है कि सारा का सारा चार्ज कहां होता है, सरफेस में होता है। इसीलिए जब अपन अंदर घुसे थे तो अपने को कोई वर्क करना पड़ रहा नहीं था। मगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या प्रॉब्लम होता है, चार्ज अंदर तक के भरा होता है पूरा। तो अब सेकंड सिचुएशन, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो ये स्फीयर है, रेडियस कैपिटल आर है, पॉइंट पी, डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, और अंदर भी चार्ज है, सॉरी बाहर भी चार्ज है। ठीक है, तो बाहर के लिए क्या रहेगा, आउट के लिए वही फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बाय स्मॉल आर। और सरफेस के लिए क्या रहेगा, 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर। और अंदर अगर आप घुस जाते हैं तो अब ये पोटेंशियल का खास किस्म का एक फॉर्मूला बनेगा यहां पर, 1/4πε0 क्यू 3 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल ऑफ आर क्यूब अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये अगर आप अंदर चले गए, बॉडी के अंदर कहीं चले गए तो उसके लिए हो गया। अगर आप सेंटर में चले गए, अगर आप सेंटर में चले गए तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 1/4πε0, ये स्मॉल आर हो जाएगा 0, 3 आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, यानी कि क्यू थ्राइस क्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। 3/2 को कर अलग, 1/4πε0 क्यू बाई आर, यानी 3/2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस का पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, हाँ सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ये याद रखना।
अच्छा ठीक है, चलो मान लिया 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो अगर मुझे डायग्राम बना रहा तो मैं कैसे बनाऊंगा, ग्राफ, सॉरी, तो V वर्सेस R, ये R डिस्टेंस है, कैपिटल R डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल सेंटर का पोटेंशियल। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहां से ऐसा पैराबोला, फिर यहां से भी ऐसा हाइपरबोला, ऐसा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। और ये याद रखना, ये 3/2 टाइम्स ऑफ VS होता है, ठीक है। ये हो जा रहा है आपका सरफेस का। एक बार वो सारे के सारे देख लो, स्ट्रेट लाइन से लेकर स्फीयर तक का पूरा देख लो एक बार। अब हमें देखना है पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, देखेंगे पहले, क्योंकि स्फीयर का भी पार्ट पढ़े हम लोग ने। पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, और इसमें कुल मिला के 4 कंडीशंस हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें देखो, फर्स्ट कंडीशन ऐसी है, अंदर एक स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है, बाहर एक स्फीयर है जिसका रेडियस R2 है, दोनों के दोनों स्फीयर चार्ज है। इस पे चार्ज है प्लस Q1 और इस पे चार्ज है प्लस Q2, और मुझे यहां पोटेंशियल जो निकालना है दोनों भी स्फीयर के सरफेस पे निकालना है ना। जैसे इसका नाम दिया है स्फीयर 1 और इसका नाम दिया है स्फीयर 2, तो दोनों के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर 1, ये देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर 1। एक मिनट होल्ड करना। जी बोलिए। हाँ बैठिए, शायद अंदर क्लासरूम में। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर 1। अगर मैं कहूं, मैं ये जानना चाहता हूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहां पर, से पॉइंट P1, और यहां पे पोटेंशियल कितना होगा इन दोनों स्फीयर के कारण। देखो, आप जब किसी एक स्फीयर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो दूसरे स्फीयर को भूल जाओ। सबसे पहले मैं बोलूंगा इनर स्फीयर पे ध्यान दो आप, थोड़ी देर के लिए आउटर को भूल जाओ, ऐसा समझो वो वहां है ही नहीं। पॉइंट P1 कहां है, उसके सरफेस पे है ना। पॉइंट P1 कहां है, उसके सरफेस पे। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, Q1 अपॉन R1, है ना, क्योंकि भैया सरफेस का फॉर्मूला है, टोटल चार्ज अपॉन उसका रेडियस जो भी रहेगा। अच्छा ठीक है, प्लस, अब मैं ये बोलूंगा ये पॉइंट P1 इसके तो सरफेस पे था, मगर सेकंड वाले स्फीयर के इनसाइड है, अंदर है। तो अब जरा यहां बताओ, पॉइंट P1 पे इसके कारण, बाहर वाले स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। बोलो। 1/4πε0 Q2 अपॉन क्या आना चाहिए, R1 या R2, R2। अब बोलूंगा यार ये वो तो अंदर है ना उसके, अरे पॉइंट P21 तो कहां है, उसके अंदर है, तो फिर कैसा। तो आपको याद दिला दो, अभी थोड़ी देर पहले जो बात बताया था, मैंने क्या बताया था कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। देखो अभी लिखा हुआ ही होगा, आई मीन है यहां पर, पेज नंबर 10 पे देखो, इनसाइड आपका सेम पोटेंशियल होता है ना। इनसाइड आपका पोटेंशियल कैसा होता है, सेम, जितना कि सरफेस पे था। तो भले ही ये पॉइंट इसके अंदर पे है, मगर पोटेंशियल कितना होगा, जितना उसके सरफेस पे।
तो इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसा, आप 1/4πε0 को बाहर निकालिए, Q1/R1 प्लस Q2/R2। चलिए ठीक है। अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड स्फीयर। मान लो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो यहाँ पे, जैसे पॉइंट P2। मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट P2 पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पॉइंट P2 पहले वाले स्फीयर के सरफेस पे है, अंदर है या बाहर है? पहला ये पहला स्फीयर बाहर है। तो अगर कोई पॉइंट स्फीयर के बाहर रहा तो अपने को क्या करना पड़ता है? एक्चुअल डिस्टेंस देखना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 Q1 अपॉन, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? R2 है ना? अच्छा ठीक है, चलो माना। चलो आपने ये जो पोटेंशियल निकाला पहले वाले स्फीयर के वजह से निकाला, अब दूसरे वाले स्फीयर की वजह से देखो। 1/4πε0 Q2 अपॉन, ये दूसरे वाले स्फीयर के कहां है? सरफेस पे, इसीलिए R2, क्योंकि उसका रेडियस R2 है ना। तो आप अगर कॉमन निकालते हैं 1/4πε0, तो ये हो जाएगा Q1/R2 प्लस Q2/R2। आया समझ में? ठीक है। अब इसी तरह से आप देखो 3 स्फीयर्स के लिए है? चलो मैं 3 स्फीयर थोड़ा सा रेडियस बदल के देखेंगे। आपको 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिए हुए हैं। खुद से कोशिश करो, बुक्स में मत देखो, नोट्स में मत देखो, बनाना की कोशिश करो आप। अंदर वाला स्फीयर ए, इसका रेडियस RA, इसका रेडियस RB, इसका रेडियस RC। ये A स्फीयर, ये B स्फीयर और ये C स्फीयर। ये चार्ज QA, ये चार्ज QB, ये चार्ज QC। QA, QB, QC। क्या लगता है? पकड़ेगा, सर को इंडिकेट कर दो। सबसे पहले अपन ए स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल पता लगाएंगे। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। देखो 1/4πε0 तो चल नहीं जाते, बाद में कटा देंगे। हाँ, मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट पकड़ लेता हूं। यहां पे पॉइंट P1, पहला पॉइंट यहां लिया भाई। तीनों स्फीयर के कारण उसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा वो सोचो। जब आप एक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बाकी को भूल जाओ। अब आप पूरा फोकस इस छोटे वाले स्फीयर पे रखो। मैं पूछूंगा इस पूरे छोटे वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है? QA। ये पॉइंट P1 उसकी कहां है? सरफेस पे है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, जो कि कितना है? RA। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 QA अपॉन RA प्लस RA मतलब क्या है? आप RA, चल RA लिख दिया मैंने, कुछ ऐसे ABC करके दिया हुआ है तुम्हारे को, है ना? रेडियस, चल छोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। ABC डाल देना तुमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ओके ओके ओके, तुमने यहां इसके वजह से देखे, मगर यहां पर तो 2 बॉडीज और है। जब तुमने वो 1 कूलम का चार्ज यहां पर लाके रखे होंगे, तो ये अकेला तुमको थोड़ी अपोज कर रहा था, ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। तुमने जो ये लिखे ना, ये सिर्फ इसके कारण जो वर्क करे तुमने वो लिखे। मुझे बताओ बी के कारण क्या होगा फिर? ये पॉइंट P1 बी के कहां है? बी स्फीयर के कहां पर है? अंदर है। तो अगर वो अंदर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 चार्ज ऑन द बी स्फीयर। चार्ज ऑन द बी स्फीयर क्या आएगा? RB। RB, क्योंकि वो सरफेस वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है। अब मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, जरा पता लगाना, ये C वाला जो स्फीयर है उसके वजह से पॉइंट P1 पे पोटेंशियल कितना होगा? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, बी कॉन्फिडेंट। QC अपॉन RC, मतलब मैं 1/4πε0 कॉमन निकाल सकता हूं।
क्यू ए अपॉन आर ए प्लस क्यू बी आर बी प्लस क्यू सी अपॉन आर सी। चलो ठीक है, आपने इसके सरफेस पे देख लिए, अब अगली बारी इसकी। आप देखो, अगर कोई पॉइंट यहां है, मतलब किसी चार्ज को, एक कूलम के चार्ज को आप इंफिनिटी से लाके यहां रखते हैं, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बताओ ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर बी। बोलो, पहले देखो, आप पहले ये वाला स्फीयर देखो, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, आरबी। इस पे चार्ज कितना है, तो 1/4π नॉट क्यू ए अपॉन आर बी प्लस, अब ये पॉइंट P2 ये वाले स्फीयर के कहां है, सरफेस पे, तो 1/4π नॉट क्यू बी अपॉन आर बी, है ना, क्यू बी अपॉन आर बी। अच्छा ठीक है, चलो माना ये पॉइंट P2 इसके कहां है, अंदर, और अंदर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, सरफेस की पोटेंशियल के बराबर। इसके सरफेस पे क्या होगा, 1/4π क्यू सी अपॉन आर सी। कॉमन चीजें बाहर निकालो, 1/4π क्यू ए अपॉन आर बी प्लस क्यू बी अपॉन आर बी प्लस क्यू सी अपॉन आर सी। ठीक, अब चलो आया तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 3। मैंने कहा यहां पता लगा पोटेंशियल क्या होगा। ये पॉइंट ये पहले वाले स्फीयर के बाहर है, दूसरे वाले स्फीयर के भी बाहर है, सिर्फ तीसरे वाले स्फीयर के सरफेस पे है। तो पॉइंट सी या स्फीयर सी पे हमको पोटेंशियल पता लगाना है। तो चलो पहले वाले स्फीयर की वजह से देखो, क्यू ए, चलो ठीक है, अपॉन आर सी, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं बोलूंगा इसके कारण तो वो आरसी आएगा। अच्छा, दूसरे वाले की वजह से क्यूबी अपॉन आरसी, बिल्कुल सही, क्यूबी अपॉन आरसी। और तीसरे वाले की वजह से बिल्कुल परफेक्ट, आया समझ में, है ना, 2 स्फीयर 3 स्फीयर, इसका खेल अपन ने देखा। अब इसमें एक कंडीशन क्या आती है कि उसमें से एक आध स्फीयर को चार्ज अर्थिंग करके रखते हैं, अपन अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो किसी एक स्फीयर को अर्थिंग करेंगे अपन। ओके, थर्ड कैटेगरी, देखो एक स्फीयर है अंदर जिसका रेडियस है R1, ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है R2, और मैंने बाहर वाले स्फीयर को अर्थिंग करके रखा है। ये है सेंटर, ये है O, इस पे है चार्ज, ठीक है। अब मान लो इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है इस पे। इस पे कितना चार्ज होगा पता नहीं, इंड्यूस चार्ज होता है। बोले कैसे चार्ज होता है इंड्यूस, असल में क्या होता है, अगर वो पिन नहीं होता, अर्थिंग पिन नहीं रहता, ये अर्थिंग है, तो क्या होता मान क्या, वैसे तो वो टोटल चार्ज 0 होता उसके परफेक्ट। बोले ऐसा क्यों होता, क्या है, जब यहां जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं यहां लगे, वो आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, अपन ने पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मैंने क्या किया, इसको चार्ज किया। ये बॉडी जो बाहर का स्फीयर है ना, न्यूट्रल है वो, तो कोई चार्ज नहीं है। मगर हम क्या कर रहे हैं कि यहां से जब इसको ऐसा लगाते हैं ना, तो ये इसके निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव चार्जेस दूर चले जाते हैं उससे। इलेक्ट्रॉन्स ने उनको धोखा देकर चले गए छोड़कर, है ना। फिर ये पॉजिटिव चार्जेस इधर बेचारे इधर रह गए, तो कोई बात नहीं, हमको उन पर तरस आया, हमने इधर अर्थिंग प्रोवाइड कर दी। अर्थिंग जमीन में भरा, पूरा गोडाउन है, पूरा भरा पड़ा हुआ,
पॉजिटिव बोलो पॉजिटिव, नेगेटिव बोलो नेगेटिव, सभी चार्जेस है। ये नेगेटिव चार्जेस को खींच के निकालेगा यहां से, और ये सारे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए थे ना इनको, तो ये बेवफा इलेक्ट्रॉन को मारो गोली, सब ने क्या करे पॉजिटिव चार्ज, अरे भाई टूटे दिल करे। अब देखो ऐसा, तो ये सभी पॉजिटिव चार्जेस ने इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किए और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर दिए। है ना, और ये फिर नेगेटिव चार्जेस रह गए। फिर ये पॉजिटिव चार्जेस ने गाना गाना शुरू कर दिया, वो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो भाई अब सिचुएशन क्या हो गया, यहां पर सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कितना चार्ज आया, कैसे आया, बस वही हमको यहां पर डिटरमाइन करना है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दो इधर। मैं फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि क्यू डैश चार्ज आया, और मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया ये रेडियस है, वायर समझेंगे तो कनेक्टेड वायर है करके, है ना, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर ये कनेक्टेड होते, अगर ये कनेक्टेड होते सारे चार्ज बाहर की पेरिफेरी पे आ जाते थे, ये याद रखना, है ना। बता देता हूं फिर से, अगर एक चार्ज ऐसा है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तुम किसी वायर की मदद से इसे कनेक्ट करो, क्या होगा, सारे चार्जेस बाहर आ जाएंगे। क्यों, कंडक्टर का क्या रूल है, आउटर साइड में जमा होते चार्जेस, इसलिए तो ये कनेक्टेड नहीं है। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, ये आपका पहला स्फीयर, ये आपका दूसरा स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R1 प्लस क्यू अपॉन क्यू डैश अपॉन R2, है ना, क्यू अपॉन R1 क्यू डैश अपॉन R2। अच्छा ठीक है, चलो माना कि हमारे इस पे ये चार्ज इतने इतने रहेंगे, ओके। फिर मैं बोलूंगा कि सरफेस ऑफ द सेकेंड स्फीयर क्या रहेगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R2 प्लस क्यू डैश अपॉन R2। मैं थोड़ा इस बार डायरेक्ट लिखा, आई थिंक तुमको जम गया हूँ ये, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, देखो फिर से बता देता हूँ। अंदर वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, इसकी वजह से क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R1, और इसकी वजह से क्या रहेगा 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपॉन R2 लेंगे ना पर ये सरफेस अंदर वाला। अच्छा ये पॉइंट पे कितना रहेगा 1/4 एप्सिलॉन 0, इसकी वजह से क्यू अपॉन R2, और ये वाले की वजह से क्यू डैश अपॉन R2। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, बोले क्या, बट V2 इक्वल्स टू 0। बोले ऐसा क्यों, बोलो क्यों ऐसा, V2 0 क्यों है, क्या लगता है V2 0 क्यों है, क्योंकि वहां क्या प्रोवाइड की गई है, अर्थिंग। जहां पर भी अर्थिंग रहे ना उसका मीनिंग होता है जीरो पोटेंशियल। तो अगर ये जमीन का पोटेंशियल जीरो होता है, लोवेस्ट वोल्टेज पोटेंशियल होता है जीरो, तो ये इससे कनेक्टेड जितना हिस्सा है सबका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो सब जगह 0 0 0 0 0 0 0 0 पोटेंशियल। अगर ये V2 इक्वल्स टू 0 है तो भैया ये भी 0 हो जाएगा। क्यू डैश अपॉन R2, फिर ये पूरा पार्ट उधर जाके क्या हो जाएगा 0, फिर क्या बचा Q अपॉन R2 प्लस क्यू डैश अपॉन R2 इक्वल्स डैश है भाई, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। फिर R2 कॉमन निकल के उधर जाएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं Q डैश इज इक्वल्स टू क्या रहेगा -Q। मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में इसके ऊपर कितना निगेटिव चार्ज जमा होगा, अंदर निगेटिव होगा ना, ऑपोजिट आ रहा ना वो, जितना ये वैल्यू का है। अगर अंदर वाले स्फीयर पे 100 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर वाले स्फीयर पे 100 कूलम का नेगेटिव चार्ज होगा, -100 कूलम बोलो नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए काम में आएगा, है ना। ये ठीक है, चलो मान लिया। तो अगर ऐसी बात है तो ये फॉर्मूला भी बदल जाना चाहिए, ये भी। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं V1 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
अपॉन R1 प्लस माइनस क्यू अपॉन R2, क्योंकि अब इसकी क्यू डैश की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू है ना, क्यू को निकाल लो कॉमन बाहर। अब तुम क्यू को निकालो कॉमन बाहर तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1/4 सॉरी Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। आई बात समझ में? अच्छा, ये सिचुएशन कब की है, जब बाहर वाले स्फीयर को आपने क्या किए, अर्थिंग किए, है ना, अंदर वाले को नहीं। अभी अंदर वाले को करके देखेंगे अपन। अब जाहिर बात है अगली सिचुएशन यही आती है, ओके बाहर वाले को करके देख लिया, अब अंदर का अगर कनेक्ट किए तो क्या। चलो अब अंदर वाले स्फीयर को कनेक्ट करके देखो। मैं अंदर वाले स्फीयर को कनेक्ट कर रहा हूं और बाहर वाले को चार्ज रखूंगा, और इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज क्यू डैश है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है ना बेटा। और मुझे पता लगाना है कि अगेन फिर से वही सिनेरियो कि भाई पहले पोटेंशियल पता लगाओ दोनों भी इस पे। अब ये वाला चार्ज है, अर्थिंग किया हुआ है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको पकड़ लेते हैं, पता लगाते हैं V1 कितना होगा। तो V1 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज कितना है Q डैश, और इसका रेडियस कितना है R1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/R2। ठीक है, ओके। और अगर मैं जानता हूं क्योंकि ये अर्थिंग है, अर्थिंग से कनेक्टेड है, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, 0 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R1 प्लस Q/R2। इधर जाएगा 0 Q डैश अपॉन R1 प्लस Q/R2। Q डैश इज इक्वल्स टू ओके माइनस Q R1 अपॉन R2 माइनस Q R1 अपॉन R2। इस तरह से आएगा, Q डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस Q अपॉन R1 अपॉन। पिछली बार क्या आया था, Q डैश माइनस Q के बराबर आया था, इस बार याद रखना Q डैश की वैल्यू माइनस Q नहीं है, माइनस Q R1 अपॉन R2 है, जब अंदर वाला कनेक्टेड रहा स्फीयर से। ठीक है, अब रही बात पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फीयर, क्या रहेगा फिर, तो आप बोलेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाले का क्या रहेगा, बोले Q डैश अपॉन R2, और बाहर वाले की वजह से भी क्या रहेगा, Q अपॉन R2। ठीक है, मैं R2 को बाहर ले सकता हूं कॉमन, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, R2 कॉमन ले लिया बाहर, Q डैश की जगह डाला माइनस Q R1 अपॉन R2 प्लस Q को निकाला बाहर, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R2, 1 माइनस R1 अपॉन R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा ऐसा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर R2 माइनस R1। तो ये आपका सेकेंड सरफेस का पोटेंशियल जो होगा ये बताएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का। एक बार पढ़ लो सब लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, टू 5.3 zero potential due to system of two charges, zero potential due to system of two charges। अगर सपोज करो मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, से प्लस Q1 एंड अनदर से प्लस Q2, तो सवाल उठा कि इनका जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां होगा। इनका जीरो पोटेंशियल पॉइंट इनके आसपास नहीं मिलेगा आपको, वो डायरेक्ट इंफिनिटी पे मिलेगा, है ना, ये डायरेक्ट इंफिनिटी पे मिलेगा। जीरो पोटेंशियल पॉइंट इस बोर्ड में तो आने ही नहीं वाला। क्यों? क्योंकि भैया जब आप कोई भी एक कूलम के चार्ज को लेकर आएंगे
तो दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं, उसको रिपेल करेंगे। तो हर जगह मुझे कहीं पे भी रखूं मैं लाके, तो दोनों की वजह से मुझे वर्क करना पड़ेगा, दोनों की वजह से वर्क करना पड़ेगा मुझे। मगर उसमें से एक चार्ज अगर पॉजिटिव है और दूसरे चार्ज अगर निगेटिव है ना, एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है, तो अब इसमें जीरो पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है क्लोज कर्व में, कुछ इस तरह से, डिपेंडिंग अपॉन ये Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, डिपेंडिंग ऑन Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, ये कर्व का शेप डिफाइन होगा। मगर डोंट वरी, आपको उस लेवल पे नहीं जाना है, पूरे कर्व का शेप नहीं देखना है। ये जितने ब्लू लाइन पे हर एक डॉट इमेजिन करो, हर एक डॉट क्या है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट है। हमें मतलब रहेगा सिर्फ दो से, एक ये वाला जो अंदर है और एक ये वाला जो बाहर है ना। तो ये हमें सिर्फ 2 पॉइंट से मतलब है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखना, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस में, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, एक प्लस दूसरा माइनस, जीरो पोटेंशियल पॉइंट के 2 पॉइंट होते हैं, है ना। एक अंदर होता है अलोंग द लाइन, वैसे तो बहुत सारे होते हैं इनफाइनाइट, मगर अलोंग द लाइन अगर देखा जाए तो 2 होते हैं, एक अंदर आता है और एक बाहर आता है। बात समझ में आ रहा ना। अपने को अगर कभी भी पूछा ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज देके पूछा, जीरो पोटेंशियल पॉइंट पता लगाओ, तो दोनों आंसर निकालना पड़ेगा, अंदर वाले का भी और बाहर वाले का भी। अब कैसे निकालेंगे, देखो एक एक करके। तो पहले अपन बाहर वाले पे फोकस करते हैं, फिर अंदर वाले पे जाएंगे। तो अगर मैं कहूं ये प्लस Q1 माइनस Q2 और ये है वो पॉइंट जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट है, ओके। ये डिस्टेंस कितना है, मान लो R, ये डिस्टेंस क्या है, मान लो X, या फिर ठीक है, ये डिस्टेंस आएगा X। तो मैं कहूंगा ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट। मैं बोलूंगा देखो पॉइंट O पे ना, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल जीरो है, यानी कि V1 प्लस V2 ये क्या है, जीरो है। मैं बोलूंगा अच्छा V1 का वैल्यू क्या है, तो बोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन X। अच्छा बोले अच्छा V2 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 अपॉन, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, R प्लस X, और इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। अब तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को कॉमन निकाल सकते बाहर, उसको उधर भेजोगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बचेगा क्या, Q1 अपॉन X इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाले उधर लेके चले जाओ, तो प्लस Q2 अपॉन R प्लस X, फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, Q1 इंटू R प्लस X, Q2 इंटू X, Q1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, Q1 इंटू R प्लस Q1 इंटू X, Q2 इंटू X, उसको उधर लेके जाओ, Q1 इंटू R, Q2 माइनस Q1, कॉमन में X निकाल लो, तो देयरफॉर आपका फॉर्मूला बन के आता है X इज इक्वल टू Q1 इंटू R अपॉन Q2 माइनस Q1। ये तुम्हारे पास X की वैल्यू आ गई, है ना। अगर वो आप उस पॉइंट के लिए जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट जो बाहर है, पेयर ऑफ चार्जेस के लाइन के बाहर है। अच्छा, अगर वो सेकंड केस, अगर मैं बोलूंगा सेकंड केस नहीं, सेकंड सिचुएशन, कि भाई ठीक है ये वाला अगर अपने वो वाला पॉइंट जहां पर अंदर है, तो उसके लिए क्या, फिर से वही डिस्टेंस क्या है, X, ये कितना है, R, फिर ये कितना हो जाएगा, R माइनस X, ठीक है। यहां पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू X, सॉरी Q1 अपॉन X प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 R माइनस X। मगर ये तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो भैया ये वैल्यू आ जाएगी जीरो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल के इधर भेजो, गया, क्या बचा, Q1 अपॉन X माइनस Q2 अपॉन R माइनस X इक्वल्स टू जीरो, भेजो उसको उधर, Q1 अपॉन X
Q2 R माइनस एक्स, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, Q1 R माइनस Q1 X, Q2 X, उसको उधर लेके जाओ, Q1 R Q1 प्लस Q2 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, Q1 R अपॉन Q1 प्लस Q2। देखो ये कहां से निकाल रहे हैं डिस्टेंस आप, Q1 से, है ना। अगर वही डिस्टेंस मैं निकाल रहा होता कहां से, Q2 से, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता था, यहां पे प्लस डाल देना, नहीं सॉरी, अब Q2 से निकालना पड़ता था तो x प्लस आर करना पड़ता था यहां पर, मतलब एक और r ऐड करना पड़ता था, फिर वो होता था Q2 अपॉन Q1, Q2 माइनस Q1 हो जाता था। देखो जरा, अगर डिस्टेंस यहां से पूछता हो तो क्या होता, तो Q1 R अपॉन Q2 माइनस Q1 प्लस R, तो ये होता था Q1 R प्लस Q2 R माइनस Q1 R अपॉन Q2 माइनस Q1, कटा कटा क्या बचा, Q2 R अपॉन Q2 माइनस Q1। ये याद रखना, अगर डिस्टेंस दूसरे वाले से पूछे जाएगा तो आपको क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। मगर इतना क्या को झंझट, अगर ये 100 सेंटीमीटर बोला और हमारा डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर निकल के आया तो वहां से कितना होगा, 60, है कि नहीं। ये भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर भी ये फॉर्मूला याद रखो, अगर यहां से डिस्टेंस पूछेगा, इस मामले में यहां से डिस्टेंस पूछेगा, r माइनस एक्स है वो, तो यहां आ जाएगा Q2R अपॉन Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब पढ़ लो जीरो पोटेंशियल पॉइंट का। दो आसान क्वेश्चन हमारे सामने, 3 point charges are placed at the 3 points of the coordinate system, ओके। 3 डायमेंशनल है यार ये तो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पहला वाला क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 मीटर, फर्स्ट चार्ज Q1। दूसरा वाला कहाँ है, वाई एक्सिस पे 2 मीटर, और तीसरा वाला कहाँ है, जेड एक्सिस पे 3 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन। देखो यहां कोई वेक्टर लॉ तो है नहीं, सिंपल चार्ज की वैल्यू और उसका डिस्टेंस देखने का, खत्म वहां पे। तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज वो क्या रहेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। बेसिक सा, सिंपल सा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या, 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 कितना है, 1 माइक्रोकुलम यानी 10 रेज़ टू पावर 6। R1 कितना है, 1। Q2 कितना है, -2 माइक्रोकुलम, -2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। R2 कितना है, 2 मीटर्स। Q3 कितना है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, 3 मीटर, है ना। तो देखो 1 माइनस 1 प्लस 1, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, 1 माइनस 1 प्लस 1, 10 का पावर -6 कॉमन, कटा कटा 1, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया नेट पोटेंशियल। आया समझ में, मैं चेक कर रहा था, पोटेंशियल वोल्ट। आया समझ में, कुछ नहीं है यार, इसमें कोई लॉ ओबे ही नहीं करना पड़ता, बस चार्ज ढूंढो, उसकी वैल्यू क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, देखो, और सबको ऐड करा दो। हाँ ध्यान में ये रखना, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसकी साइन डालना पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में, कूलम्स फोर्स में हम लोग डालते नहीं थे, अनलेस के अट्रैक्शन है कि रिपल्शन पूछा गया है। A regular hexagon have side 10 cm has a charge of 5 micro at each of its vertices। चलो भैया एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते पहले तो। अमेरिका के पास पेंटागन है, हमारे पास हेक्सागोन है। तेरी की ओके, साइड 10 सेंटीमीटर ईच,
ओके, तो हर जगह पे 5 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा गया है। और आपसे पूछा गया है सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। बात बहुत ही पांचट, मत जीरो मत बोल देना। वेक्टर लॉज हो पे, यहां पर वेक्टर लॉज नहीं अप्लाइड होते। हम क्या देखेंगे, अच्छा एक हेक्सागोन में पहली बात तो देखो, हर एक चार्ज का डिस्टेंस यहां से कैसा है, सेम है। हर एक चार्ज की वैल्यू भी कैसी है, सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो नेट पोटेंशियल है इट इज 6 टाइम्स द पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्ज, है ना। भाई सबका चार्ज वैल्यू सेम, सबका डिस्टेंस सेम, तो वैल्यू सबका सेम आने वाला है। तो क्यों ना मैं एक का निकालू उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। 1/4πε0 क्यू बाय आर। अच्छा ठीक है, 6 9 इंटू 10 का पावर 9। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकुलम, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻6। सवाल ये उठा कि ये कितना डिस्टेंस है। भैया हर रेगुलर हेक्सागोन में ना ये शेप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता है। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10⁻⁻2। तो 1 जा 2 जा 3 जा 3 9 जा 27, 10⁻9 - 6 3 + 2 5 वोल्ट। 27 इंटू 10⁻5 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे ये तो बहुत खूब आसान। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ। दो कंडीशंस दी गई है, एक ये कि अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज लाइक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ डिस्टेंस डी डी डी, और ये इसका सेंटर है, सरकम सेंटर जिसको कहेंगे। हर एक इस पे चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। और ये सेकंड वाला प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, डी डी डी। अगेन यहां एक सेंटर है, सेंटर ओ पे नहीं, √2d है ये। और आपसे कहा गया है सेंटर पे पोटेंशियल पता लगाओ। क्या है, Q 2Q 3Q 4Q, बढ़ते आ रहा है ना, 2Q 3Q और ये 4Q। अच्छा चलो, आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो इस मामले में तो कैसा है, हर एक चार्जेस की वैल्यू सेम है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सेम है। तो अगर किसी एक का भी निकाल लिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसे जो भी चार्ज होता पोटेंशियल होगा वो आ जाएगा। तो पहले वाले मामले में अगर देखा जाए तो V नेट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ V। ओके, अब 3 टाइम्स ऑफ V कर डालेंगे तो हमको पता लगाना है ये कितना आएगा। बोलो क्या रहता है, ये कितना रहता है, बहुत बार यूज कर ली इसको अपन ने। चलो कैलकुलेट कर दो, हाँ कितना, ये रहता है कितना, 30 डिग्री, ये रहता है 60 डिग्री, और ये मान लो H,
और ये कितना बोला, डी बोला है ना। ये एच निकालने के लिए क्या करो, साइन 60 का फॉर्मूला लगाओ, एच इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2 इज इक्वल टू एच अपॉन डी। मैं आधे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, आधा ट्रायंगल लिया मैंने ऐसा, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू √3d/2, और ये रहा पॉइंट ओ, ये आर, पूरे इसका क्या रहेगा, 2/3 रहेगा, पूरे इसका क्या रहेगा, 2/3। तो एच इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ एच, 2/3 ऑफ √3/2 इंटू डी, डी/√3, भूल गए, L/√3 है ना, डी/√3। तो भैया ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो रहेगा डी/√3 रहेगा, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 3, 1/4πε0 को 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू को कैपिटल क्यू, और आर की वैल्यू क्या है, डी/√3। तो ये हो जाएगा 3√3, नहीं 27√3 इंटू 10⁻⁹ क्यू अपॉन डी। ये हो जा रहा है नेट पोटेंशियल, पूरा आंसर इसका। और अब रही बात इसकी, सेकेंड वाला, वी नेट इज इक्वल टू, आपको हर एक चार्ज के जैसे पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 1/4πε0 सबका कॉमन में निकालो बाहर, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, अगर मान लो ये एल है, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये एल है, तो ये कितना होगा, √2l, और ये √2l का आधा यानी कि L/√2, तो ये कितना हुआ, L/√2। समझ में आया ना, ये कितना होगा, L/√2। अच्छा ठीक है, अब वैल्यू डालो उसकी, L/√2 मतलब कितना हुआ, L की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √2d/√2, मतलब असल में ये आने वाला कितना है, d, ये कितना आने वाला है, d। तो ये हो जाएगा q अपॉन डी, ये आ जाएगा ट्वाइस q अपॉन डी, ये आ जाएगा थ्राइस q अपॉन डी, ये आ जाएगा 4q अपॉन डी। डी को ले लो बाहर, या चलो ऐड कर डालो यार, 7 3 10, 10 होगा 10q अपॉन डी, तो 1/4πε0 10q अपॉन डी, तो 900 इंटू 10⁻⁹ q अपॉन डी, ये हमारा फाइनल आंसर। चौथा वाला ले लेते हैं आखिरी, suppose the 3-point charges QA, QB and QC are arranged at the vertices of right angled triangle, right angled triangle as shown.
ए बी सी, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, फिर आगे कहा गया है व्हाट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the position of the third charge if QA equals to minus 6.0 microcoulomb, QB equals to 4.0 microcoulomb, QC equals to plus 2.0 microcoulomb, A equals to 4.0 meter and B equals to 3.0 meter question mark. बोलो क्या करेंगे? नेट पोटेंशियल निकालना है एट द प्लेस ऑफ द थर्ड चार्ज। तो इस जगह पे मुझे पोटेंशियल निकालना है एट द प्लेस ऑफ थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ द अदर टू, है ना। तीसरे का तो नहीं आएगा ना वहां पे, सिर्फ बाकी दो के रहेंगे। तो हिंट दे देता हूं मैं, आपने सॉल्व कर लेना। करना क्या पड़ेगा, इस चार्ज की वजह से देखो इधर पोटेंशियल कितना होता है, इस चार्ज की वजह से देखो इधर पोटेंशियल कितना होता है। फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/4π0 QA अपॉन C, 1/4π0 QB अपॉन B, है कि नहीं। और आपको QA भी दिया हुआ है और QB भी दिया हुआ है, C की वैल्यू भी दिया हुआ है और B की वैल्यू भी। बस वैल्यू डालो, सॉल्व करो, आंसर निकाल लेना, ठीक है। उसका काय को आएगा, वो तो वही है ना जगह पे खड़ा हुआ।